लेट अभी आए हैं क्लास के अंदर तो एंड तक रुक जाइएगा ताकि आपका अटेंडेंस में फिल कर दूं शीट के अंदर, ठीक है? प्लीज मिस आउट मत करना वो चीज। हाँ जी, अब आपको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे सबको? यस सर। ठीक है, so let's start with this particular chapter जहाँ पे हम पहले समझेंगे something in terms of my male reproductive structure। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे और उससे सीखेंगे, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ फ्लावर जहाँ पे आपको आपका स्टेमन भी यहाँ पे दिख रहा है एंड यू कैन ऑल्सो गेट टू सी ओवर हियर द पिस्टिल एज वेल। पिस्टिल बेसिकली आपके यहाँ पे बीच में है और बाजू में आपको यहाँ पे कई सारे आपको स्टेमन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जब भी मैं टर्म स्टेमिंग यूज करता हूं तो आप जानते हैं कि स्टेमिन में आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ एंथर। आपको उसमें एंथर मिल जाता है देखने के लिए और एंथर के एंड पे आपको मिलेगा देखने के लिए यू विल हैव द फिलामेंट। सो एंथर एंड फिलामेंट आर द टू थिंग्स यू विल गेट टू सी ओवर हियर। सो ये मेरे यहाँ पे फिलामेंट जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी योर एंथर ओवर हियर। अब याद रखिएगा एंथर वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है बेसिकली वाला आपका जो एरिया होता है इसके अंदर ही आपके बनते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन। सो दिस इज अ साइड जहां पे आपके पोलन ग्रेन बनेंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि एंथर में आपके पोलन ग्रेन बेसिकली बनते हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने यहाँ पे बना हुआ है ये है मेरे यहाँ पे स्टेमन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेमन ओवर हियर। अब एक चीज आपको काफी क्लियरली हमेशा यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि स्टेमन का नंबर एक फ्लावर में कितना है वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज का फ्लावर है वो, ठीक है? तो ये नंबर हम कभी भी कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट नंबर हर एक प्लांट में मिलेगा। द नंबर कैन बी वेरी हाई इन सम फ्लावर, द नंबर कैन बी वेरी लो इन सम ऑफ द फ्लावर। तो कुछ फ्लावर में ये इसका नंबर काफी ज्यादा हाई होगा, कुछ फ्लावर में इसका नंबर काफी ज्यादा कम होगा। सो दैट इज अ सेपरेट थिंग। सो याद रखना दिस इज अ स्टेमन एंड दिस इज माय मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ एंड्रोशियम। So stamen over here is going to be called as your androecium. So ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So जब भी हम हमारे सामने टर्म आता है एंड्रोशियम हम बेसिकली बात करें हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। So बेसिकली हम यहाँ पे बात करें हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। So that is what we are trying to talk about. ठीक है? So that is one thing you have to remember. चलिए, so अगर मैं बात करता हूँ एंथर की थोड़ा और डिटेल में या अगर मैं आपके सामने कभी एंथर लाता हूं दिखाता हूं आपको तो आपको वहां पे क्या दिखेगा? व्हाट विल गेट टू सी दैट एंथर के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए दो लोब। तो समझो ये मेरा यहाँ पे एंथर है। सो बेसिकली मेरा पूरा स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टेमन। सो मेरा जो एंथर होगा यहाँ पे इसमें मुझे एक यहाँ पे ऐसे मिलेगा कट, ऐसे मुझे यहाँ पे बीच में इंसिजन मिलेगा, ठीक है? इसको इंसिजन को मैं थोड़ा अलग कलर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बीच में इंसिजन देखने के लिए मिलेगा और इस इंसिजन की वजह से होता क्या है कि आपका एंथर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये जो दो पार्ट्स होते हैं इनको कहते हैं लोब्स। तो जनरली जो भी एंथर आप ऑब्जर्व करते हो एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं टू लोब्स। सो टू लोब्स आर बीन सीन इन माय एंथर। अब क्योंकि एंथर के अंदर आपको दो लोब्स देखने के लिए मिलते हैं दैट इज व्हाई यू कैन कॉल इट एज अ बायलोब। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं एज अ बायलोब। तो याद रखिएगा एंथर जनरली आर गोइंग टू बी बायलोब। दैट मींस इसमें आपको दो लोब देखने के लिए मिलते हैं और दो लोब क्यों बने? बीच में आपका यहाँ पे एक इंसिजन बन रहा है या मैं कहूंगा बीच में आपका एक पार्टीशन बनता है जिससे आपको दिखता है कि इसके अंदर आपको दो लोब देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? अब एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि मेरे जो यहाँ पे दो लोब है, एक मेरा लोब यहाँ पे है, दिस इज लोब नंबर 1 और ये मेरा एक और लोब मेरा यहाँ पे है, ये मेरा लोब नंबर 2, राइट? अब ये जो मेरे यहाँ पे लोब है इन दोनों को बीच में जोड़ के कौन रखा है? तो बीच में ये जो लाइन मैंने आपको बनाई है ये लाइन बेसिकली हेल्प करती है इन दोनों लोब्स को जोड़ के रखने के लिए। सो एंथर इज गोइंग टू बी बायलोब ऑलवेज एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ समथिंग ना। टू लोब्स ऑफ एंथर, टू लोब्स ऑफ एंथर आर कनेक्टेड टू ईच अदर और ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कनेक्टिव। दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टिश्यू जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कनेक्टिव।
सो कनेक्टिव एक आपको यहाँ पे एक टिश्यू मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू मेरे जो दो लोब है यहाँ पे, दो सेपरेट लोब है मेरे यहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, राइट। दिस टू लोब्स विच आर अटैच्ड टू ईच अदर, वो आपका यहाँ पे हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कनेक्टिव। तो कनेक्टिव इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के रखता है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज आप यहाँ पे याद रखोगे कि आपका जो कनेक्टिव मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बेसिकली आपका एक वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर टिश्यू है, राइट। इज बेसिकली गोइंग टू बी अ वास्कुलर टिश्यू, इसको हम बोलते हैं इट्स अ वास्कुलर टिश्यू, और ये जोड़ के रखेगा मेरे दोनों यहाँ पे लोब को। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ऐसा सोचो कि मैं आपके सामने एंथर देता हूँ, आपके हाथ में एंथर देता हूँ, और अगर आप उस एंथर को तोड़ के अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा। या मैं आपको इस तरीके से कह सकता हूँ कि आपने 11th स्टैंडर्ड में आपने ट्रांसवर्स सेक्शन लिए होंगे, स्टेम का लिया होगा, रूट का लिया होगा, सेक्शन जहाँ पे आपको आपके फैकल्टी आपके हाथ में स्टेम देते हैं, आप उसे कट करते हो एंड देन आप उसे ऑब्जर्व करते हो स्लाइड के नीचे। तो अगर आप वैसे ट्रांसवर्स सेक्शन अगर एक एंथर का करते हैं तो आपको वो कैसे दिखेगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो अगर मैं इस एंथर को ऑब्जर्व करता हूं अंडर द माइक्रोस्कोप, इसका सेक्शनिंग लेके, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। सो इट विल बी सीन समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको एंथर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बनाता हूं एक इमेजिनरी लाइन। तो एक मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाता हूं ताकि आपको पता चले कि जो मेरा एंथर है इसमें दो लोब है। एक लोब मेरा ये वाला है, लेट मी जस्ट शो यू दैट। एक लोब है मेरा ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज माय वन लोब, ये मेरा एक लोब है, और ये मेरा दूसरा लोब, और दोनों को जोड़ के रखता है मेरा यहाँ पे कनेक्टिव। बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव। अब एक और चीज आप यहाँ पे समझिए कि एक सिंगल लोब के अंदर ये है मेरा एक लोब और ये है मेरा एक और लोब, राइट। तो अगर आपको देखा जाए तो एक सिंगल लोब के अंदर मुझे यहाँ पे दो चैम्बर देखने के लिए मिल जाए। ये जो गोल जो मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैं एक चैम्बर बोल सकता हूँ, ठीक है। सो आई कैन से कि ये एक मेरा यहाँ पे एक चैम्बर मुझे देखने के लिए मिल रहा है और एक चैम्बर मुझे मिल रहा है देखने के लिए नीचे। सो सिंगल लोब हैव टू चैम्बर्स। तो मैं ये भी चीज कह सकता हूँ कि एक सिंगल लोब के अंदर मुझे देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे दो चैम्बर। अब क्योंकि ये चेंबर एक सही टर्म नहीं है यहाँ पे यूज करने के लिए, तो यहाँ पे हम टर्म बदल देंगे। आई विल कॉल देम एज अ थीका। सो अ सिंगल लोब विल हैव टू थीका, ठीक है। सिंगल लोब विल हैव टू थीका। तो इस लोब के अंदर अगर लेफ्ट वाले लोब में आपके दो थीका है, तो राइट वाले लोब में भी आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके टू थीका। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अ सिंगल लोब ऑफ योर एंथर विल हैव टू थीका, राइट। सो दूसरे वाले के पास भी आपके दो थीका यहाँ पे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ थीका मेरे एंटर में कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4. Yes, so Four, total sir. number of theta, yes, total number of theta in your particular anther is going to be 4. So 4 theta are seen in your anther. या मेरे 4 चेंबर मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे आफ्टर टेकिंग द सेक्शन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इतना पहले याद कि आपको यहाँ पे 4 चेंबर आपको मिल जाए, और इन चेंबर्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे जाके देखते हैं। तो आपका एंथर जो होता है वो होता है बायलोब। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज विल हैव अ बायलोब एंथर। कुछ होती है जिनमें दो लोब नहीं होते, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर गोइंग टू बी हैविंग अ बायलोब एंथर एंड सिंगल लोब विल हैव टू थीका, एंड ओवरऑल यू विल गेट टू सी दैट दिस थीका विल हैव प्रेजेंस ऑफ योर माइक्रोस्पोरेंजिया, जो हम बाद में देखेंगे। बट इतना रखना, अब कंप्लीट एंथर विल हैव प्रेजेंस ऑफ माय 4 थीका ओवर हियर। इतना आप फिलहाल इसके अंदर याद रखना। नाउ इसको हम थोड़ा और समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंडोशियम, कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ stamen. The number and length of stamen are variable in flowers of different species. मतलब वही कह रहे कि हर एक स्पीशीज के साथ नंबर ऑफ स्टेमन आपके यहाँ पे अलग हो जाते हैं, इवन उनका लेंथ भी अलग हो जाता है। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca. हर लोब के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे 2 theca. That's why you called them as a dithecus. ये वाला टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिंगल एंथर के अंदर, सॉरी सिंगल लोब के अंदर आपको मिलते देखने के लिए 2 थीका, इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म डालेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय डायथेकस। तो डायथेकस आपको यहाँ पे टर्म याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर एंथर। तो डायथेकस जब यहाँ पे टर्म यूज किया जाए डायथेकस, याद रखना दैट मींस
a single lobe will have two theca and that's why you use the term like a diathecus. तो ये कुछ की टर्म्स है, आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट. ऑफन अ लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका. हाँ, ये एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होता है जो इन दोनों को सेपरेट रखता है थीका को, तो वो तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है. नाउ तो ये आपका टीएस ऑफ एंथर है जिसको हम और डिटेल में यहाँ पे समझेंगे. ओके, तो जब हम बात करते हैं हमारे एंथर की, सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट एंथर बाय ड्राइंग वन. या जब मैं यहाँ पे एंथर का यहाँ पे टीएस बनाता हूं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है. पहले हम बनाएंगे यहाँ पे 4 हमारे चेंबर्स को यहाँ पे हम बना लेते हैं. दिस 4 चेंबर्स यू शुड नो, दिस 4 थीका शुड बी क्लियर टू यू. और बीच में मेरा यहाँ पे होगा कनेक्टिव, बीच में मेरा यहाँ पे होगा कनेक्टिव. कनेक्टिव टर्म जब भी आपके सामने याद रखना, ये आपका वो टिश्यू है जिसका काम होता है मेरे दोनों लोब्स को जोड़ के रखना. ओके, अब आपको याद ही रखना है कि ये जो सिंगल चेंबर है पूरा मेरा यहाँ पे, दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरेंजिया. इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया. ये मेरा यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है. सो दिस थीका, बेसिकली हमारे पास 4 थीका है एंड एवरी कॉर्नर विल हैव 1 माइक्रोस्पोरेंजिया. तो अगर हर एक कॉर्नर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है तो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट आई विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. मेरे पास यहाँ पे है देखने के लिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. सो आई हैव अ प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ओवर हियर. अब क्योंकि मुझे एक नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूंगा. जो जितने मेरे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टेट्रा स्पोरोजिनेट. स्पोरोजिनेट. टेट्रा स्पोरोजिनेट का मतलब होता है 4 स्पोरोजिनेट आपको मिलते हैं यहाँ पे, और आई वुड से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको यहाँ पे देखने के मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे आपका टेट्रा स्पोरोजिनेट. ठीक है, तो याद रखना ये जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, रीजन है मेरा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया. आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे हैं और हम इसके लिए यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय टेट्रा स्पोरोजिनेट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने टर्म आए माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इतना याद रखना कि ये आपका वो वाला एरिया है, या आपका ये वो रीजन है जहां पे आपके पोलन ग्रेन बनेंगे. दिस इज द रीजन वेयर आई विल बी फाइंडिंग मेरे पोलन ग्रेन बनेंगे. तो इस एरिया को इवन हम यहाँ पे कहते हैं एज अ पोलन सैक. दिस एरिया ओवर हियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोरेंजिया, कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज योर पोलन सैक, कैन ऑल्सो called as pollen sac. अब जब मैं माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पे पोलन सैक बोल रहा हूं, तो इतनी बात तो आपको यहाँ पे समझ आती है कि ये मेरा वो एरिया है जहां पे मेरे पोलन ग्रेन बनेंगे. दिस इज द एरिया वेयर आई विल गेट टू सी माय पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. तो इस एरिया के अंदर मेरे पोलन ग्रेन्स बेसिकली बनते हैं. यहाँ पे मेरे पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल गैमेटोफाइट है जिसके थ्रू आपका मेल गैमेट्स ट्रांसफर होता है. सो दिस इज वेयर द पोलन ग्रेन्स आर बीइंग फॉर्म्ड. क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो ये एक चीज आपको याद रखते हैं दैट यू विल फाइंड पोलन सैक के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन्स. अब अगली चीज आपको यहाँ पे ये समझनी है दैट आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी होती है वॉल, राइट? इट विल हैव अ वॉल and wall will have certain roles to be played. अब वॉल के बारे में बात करने के पहले इतना आपको बताऊंगा कि ये जो बीच में जो सेंटर में जो मैंने एक सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो बेसिकली ये जो सर्कल हमने यहाँ पे बीच में बनाया है, दिस सर्कल विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू. ये जो सर्कल हमने यहाँ पे बीच में बनाया है, दिस विल हैव द प्रेजेंस ऑफ अ स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. या आप इतना याद इसमें रख सकते हो कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू मेरा यहाँ पे जो मेरे सेल्स होंगे, यहाँ पे जो मेरे सेल्स होंगे, इनको ही यूज करके हम यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाएंगे. इनको ही यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे पोलन ग्रेन. सो बेसिकली वी विल बी यूजिंग देम टू मेक द पोलन ग्रेन. सो यू हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू ओवर हियर. और ये सारे के सारे देखो, अभी जितने भी मेरे यहाँ पे सेल्स है ना, वो सारे होंगे यहाँ पे डिप्लॉयड. याद रखना, ये भूलना नहीं है, जितने भी मेरे यहाँ पे सेल्स है वो सारे के सारे होंगे डिप्लॉयड.
कोई हम यहाँ पे फिलहाल मियोसिस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे जितने मेरे यहाँ पे सेल्स है वो सारे हैं मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड, ठीक है। तो इतना रखना कि बीच में जो मेरे यहाँ पे सेल्स मिलेंगे वो कॉल्ड बाय द स्पोरोजिनस टिश्यू, और इनको यूज करके हम आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। अब पोलन ग्रेन बनाने के पहले हम समझते हैं कि हमारे जो वॉल है माइक्रोस्पोरेंजिया की वो कैसी है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। उसके पहले इतना देख लो, द एंथर इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 एट ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, बिल्कुल ही बाद में पोलन सैक बन जाता है। दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स। बिल्कुल आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में कहलाएगा आपका पोलन सैक, और इसके अंदर ही आपको मिलेंगे आपके बनते हुए आपके पोलन ग्रेन्स। A typical anther has 4 microsporangia, इसलिए हम उसे बोलते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये टर्म इसके लिए हम यूज करेंगे। A typical anther, एक जनरली एंथर के अंदर 3 टर्म्स हम यहाँ पे लगा देते हैं, वो होता है बायलोब, डायथिकस वो होता है, और वो होता है आपका टेट्रास्पोरोजिनेट। सो दीज आर द 3 थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर एंथर, इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं हमारे वॉल ऑफ एंथर की, राइट। सो हम बात करते हैं कि आपका जो एंथर का वॉल होता है वो क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने के लिए मिलती है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो जब मैं एंथर की वॉल की बात कर रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इस एरिया के बारे में। सो विल बेसिकली डिस्कस दिस एरिया। ये जो एरिया है आपका यहाँ पे, इस एरिया को हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये है मेरी वॉल ऑफ द एंथर। अब मेरी एंथर की वॉल में मुझे कौन से सेल्स मिलते हैं और उनका काम क्या होता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस। नाउ यू हैव अ वॉल ऑफ एंथर। अब इसमें हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट लेयर। आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां से हम चालू करेंगे। तो अगर आप अगर आप देखने जाओगे तो आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे रहेगी, द आउटर मोस्ट लेयर विच विल गेट टू सी ओवर हियर, उसका नाम यहाँ पे आपका होता है एपिडर्मिस। सो आपकी सबसे पहली, अगर बाहर से में देखा जाए तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट आपके लेयर है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय एपिडर्मिस। याद रखिएगा जब भी आपके सामने एपिडर्मिस टर्म है, याद रखना इट इज अ सिंगल लेयर। सो इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल लेयर। सो सिंगल सेल्ड लेयर होगी है, राइट। मल्टीपल लेयर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सिंगल लेयर ही आपको यहाँ पे मिलेगी। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। सो इट विल हैव अ प्रोटेक्टिव रोल। ये बेसिकली मेरे एंथर को बाहर के एनवायरमेंट से बचाता है। तो इतना रखना कि एपिडर्मिस आपको मिलेगा, सिंगल सेल लेयर यहाँ पे आपका होगा ये, राइट। थिक होगा, ये थिक लेयर होगी, इतना मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में। इट इज गोइंग टू बी अ थिक लेयर, बट याद रखना इट इज गोइंग टू बी ओनली हैव अ सिंगल रोल, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव रोल, इसका यहाँ पे रहेगा। सो ओके, आपकी होगी आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद जो सेकेंड लेयर आपकी यहाँ पे आती है, सो ये मेरा यहाँ पे बन गया मेरा एपिडर्मिस। अब जो सेकेंड लेयर आपकी यहाँ पे आएगी, द सेकेंड लेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एंडोथीशियम। जो सेकेंड लेयर आपकी यहाँ पे आ रही है, दैट सेकेंड लेयर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एंडोथीशियम। सो अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड लेयर के बारे में। जो सेकेंड इनर मोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे आएगी, बाहर से अगर अंदर देखेंगे हम वो, दैट इज माई एंडोथीशियम। अब जब आप बात करते हो एंडोथीशियम की, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। एक चीज आप यहाँ पे याद रखोगे कि जब भी आप बात करते हो एंडोथीशियम की, याद रखना इट इज अ लेयर विच विल हैव अ फाइब्रस थिकनिंग। इसमें आपको फाइब्रस थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी। you'll get to see a presence of a fibrous thickening. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरी लेयर है इसमें फाइब्रस थिकनिंग कैसे आ रही है। तो याद रखना इसमें मिलता है आपको देखने के लिए, यू विल फाइंड वन सब्सटेंस इन दिस वॉल्स, और वो सब्सटेंस आपका यहाँ पे होता है आपका अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज, और यू कैन इवन कॉल हिम एज अ कैलोज। ये भी आप कई बार टर्म देखोगे, अल्फा कैलोज और कैलोज आर द टू टर्म्स यू कैन फाइंड, कैन बी यूज्ड ओवर हियर, राइट। सो ये सब्सटेंस आपको देखने के लिए मिलता है इन योर एंडोथीशियम। सो एंडोथीशियम के अंदर आपको अल्फा कैलोज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज अ टर्म यू विल गेट टू सी ओवर हियर। और ये जो आपका टर्म होता है, इसकी वजह से, या ये जो सब्सटेंस है आपका कैलोज,
राइट। इसकी वजह से आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग, बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग आपको मिलती है देखने के लिए, ठीक है। अब एंडोथीशियम को अगर आप देखते हो तो ये भी आपका होता है सिंगल सेल लेयर, मल्टीपल सेल लेयर आपकी ये है नहीं, ये भी आपकी रहेगी यहाँ पे सिंगल सेल्ड लेयर। एक यहाँ पे इसका ट्रेट होता है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है एंडोथीशियम इज गोइंग टू हैव अ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब ये वाटर को रिटेन कर लेता है, ये वाटर को सोख लेता है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब आप एक बात याद रखना, इतने ट्रेट्स हमने यहाँ पे देख लिए, बट आप यहाँ पे एक बात याद रखना, हमारे पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बन रहे हैं, जब मेरे पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो इस एंथर का ब्रेक होना जरूरी है, जब मेरे पोलन ग्रेन यहाँ पे बन जाते हैं तो मेरे एंथर का ब्रेक होना जरूरी है, तभी मेरे पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो ब्रेक करने के लिए आपका एंडोथीशियम आपका यहाँ पे एक सर्टेन रोल यहाँ पे आपका प्ले करता है, तो याद रखना एंडोथीशियम विल हैव अ रोल इन द डिहाइसिस ऑफ द एंथर, याद रखना, सो इट विल हैव अ रोल ऑफ द डिहाइसिस ऑफ द एंथर, so diastasis of anther takes place because of the endothelium। इसको हम वापस समझ लेते हैं, ये टर्म को हम वापस यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइसेंस का मतलब बेसिकली होता है आपके एंथर का ब्रेक होना, जब आपका एंथर ब्रेक होगा तभी पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो ब्रेक एक सर्टेन लोकेशन से होता है, वो कहीं से भी नहीं होता, एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहां से आपका ये एंथर ब्रेक होगा, और वो लोकेशन एंडोथीशियम वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलती है। सो एंडोथीशियम में आपका जो पूरा लेयर है वहां पे आपको मिल रहा है फाइब्रस थिकनिंग बिकॉज ऑफ द अल्फा कैलोज, अल्फा कैलोज से आपको वहां पे फाइब्रस थिकनिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको ये केमिकल सब्सटेंस आपको वहां पे मिल जाए सेल वॉल पे। लेकिन कुछ आपके सेल वॉल होंगे जहां पे आपको ये थिकनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा समझ लो कि आपको इसमें थिकनिंग है, लेट मी चेंज कर, अज्यूम कर लो कि आपको यहाँ पे थिकनिंग है, यहाँ पे थिकनिंग है, यहाँ पे थिकनिंग है, यहाँ पे थिकनिंग है, लेकिन दो सेल आपने यहाँ पे छोड़ दिए, उनमें थिकनिंग आपको यहाँ पे नहीं है। तो जहां पे थिकनिंग नहीं होती वहां से ही आपका एंथर टूटता है, उसी एरिया से आपका एंथर ब्रेक होगा और आपके पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो याद रखना एंडोथीशियम विल हैव अ इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड इन द डिहाइसिस ऑफ द एंथर। तो ये एंथर को ब्रेक करने के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये प्ले करेगा, या इस एरिया में से आपका एंथर ब्रेक होगा ताकि पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे बाहर निकलेंगे। तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, प्रेजेंस ऑफ अल्फा कैलोज आप यहाँ पे याद रख लो, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ये होता है, वो आपने याद रखना, एंडोथीशियम वाटर रिटेन कर सकता है, और आपको मिलता है फाइब्रस थिकनिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइब्रस थिकनिंग मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, इसके वजह से ही मिल रही है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड अ फाइब्रस थिकनिंग कैन बी सीन, और उसकी वजह से उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वो यहाँ पे आपका रहेगा। तो क्या आपको एंडोथीशियम यहाँ पे समझ आ रहा है? इज एंडोथीशियम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये की पॉइंट्स वो याद रखना, और याद रखना इट विल हैव अ रोल। अगर क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएगा कि इन चार लेयर में से कौन सी लेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डिहाइसिस ऑफ द एंथर, आपका आंसर यहाँ पे होगा एंडोथीशियम, ठीक है। और याद रखना ये भी सिंगल लेयर है, और आपकी एपिडर्मिस भी यहाँ पे आपकी सिंगल लेयर ही थी। चलिए ट्रेड्स देखते हैं। अच्छा, ये ट्रेड देखने के पहले मैं एक और यहाँ पे चीज बता देता हूँ, आपने ये दो लेयर यहाँ पे देख ली, मैं एक और लेयर यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ। द नेक्स्ट लेयर ओवर हियर इज माय मिडल लेयर। इसके बाद जो अगली लेयर मेरी यहाँ पे आती है वो मेरी यहाँ पे होती है मिडल लेयर की। तो थर्ड लेयर मेरी आ गई है, वो होगी मेरे यहाँ पे मिडल लेयर की। अब मिडल लेयर को लेके आपने एक चीज पहले यहाँ पे याद रखनी है कि ये सिंगल लेयर तो होगी नहीं कभी, मिडल लेयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 2 to 3 लेयर आपको मिलती है मिडल लेयर की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में, जब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट, थर्ड लेयर जो है मेरी यहाँ पे मिडल लेयर, मिडल लेयर जो मेरी यहाँ पे होती है वो मुझे मिलते हैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 लेयर मुझे इसकी यहाँ पे मिल जाती है। तो 2 से 3 लेयर मुझे मिलती है मेरे मिडल लेयर की। अब बाकी चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, वो आपको आगे दिखा दूंगा बिकॉज स्पेस नहीं है, बट इतना याद रखना कि मिडल लेयर का रोल क्या होता है। इतना याद रखते हो आपकी मिडल लेयर के अंदर मुझे आपको मिलेंगे देखने के लिए पेरेनकाइमेटस सेल्स। तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिडल लेयर में मिलेगा आपको देखने के लिए पेरेनकाइमेटस सेल्स।
तो जब मैं बोलता हूँ पेरेन्काइमा सेल, बेसिकली दैट मीन्स पेरेन्काइमा यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलेगा। और ये पेरेन्काइमा काम क्या करेगा? ये पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखता है। दिस पेरेन्काइमा इज नोन टू स्टोर द फूड। खाने को स्टोर करके रखेगा मेरा यहाँ पे पेरेन्काइमा। अगर मेरा पेरेन्काइमा खाने को स्टोर करके यहाँ पे रख रहा है, फूड को अगर वो स्टोर कर रहा है यहाँ पे, देन दैट इज समथिंग जो हम बाद में इसे यूज कर पाएंगे, किसी ना किसी काम के लिए हम इसे यूज कर पाएंगे। बट याद रखना कि मिडिल लेयर के अंदर आप खाने को स्टोर करते हो और यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए पेरेन्काइमेटस सेल्स। और एक और चीज याद रख लेना कि इसमें आपको 2 से 3 लेयर मिलती है। ये एपिडर्मिस या एंडोथेलियम की तरह सिंगल लेयर वाला नहीं होता, इसमें आपको 2 से 3 लेयर आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू सी दिस। सो वॉल ऑफ एंथर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ चीजें मिलती है। मैक्रोस्पोरेंजिया इज जनरली सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स। एक होती है आपकी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। इसमें आपको सिंगल सेल्ड थिक लेयर आपको मिल जाएगी। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। एंडोथेलियम इज अ फाइब्रस लेयर। दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस और ये सिंगल सेल्ड थिक लेयर आपकी होती है, ये भी आपकी सिंगल सेल्ड होती है। आउटर वॉल ऑफ दिस सेल्स रिमेन थिन, मतलब वो लोग बात करें एंडोथेलियम की, इसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, बट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल्स बिकम थिक ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज या अल्फा कैलोज फाइबर्स है, राइट। इसकी वजह से आपका जो वॉल होता है वो यहाँ पे हो जाता है आपका थिक। बेसिकली इनर वॉल और रेडियल वॉल यहाँ पे थिक होंगे, आउटर वॉल आपकी जनरली लेती है यहाँ पे आपकी थिन, राइट। आपको इतना डिटेल में तो लोग पूछेंगे नहीं कि आउटर वॉल होती है इनर वॉल होती है, बट इतना रखना आपको अल्फा कैलोज या अल्फा सेलुलोज मिलता है देखने के लिए इन द वॉल ऑफ माय एंडोथेलियम। देन एंडोथेलियम becomes hygroscopic in nature due to presence of a fibrous thickening। तो ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और इसका रीजन भी यही है कि उसमें आपको काफी ज्यादा थिकनिंग मिलती है इसलिए। एंडोथेलियम हेल्प्स इन द डिहाइसिस ऑफ द एंथर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। डिहाइसिस ऑफ द एंथर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एंडोथेलियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देन यू हैव द थर्ड लेयर, मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए पेरेन्काइमेटस सेल्स। दिस लेयर इज वन ऑफ द 3 सेल्ड लेयर, 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर। सिंगल लेयर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, वह 1 से 3 लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक भी नहीं मिलती, 2 से 3 ही लेयर आपको मिलती है। और फूड यहाँ पे स्टोर किया जाता है आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर। दैट इज समथिंग डन बाय द मिडल लेयर। अब आपको याद ये रखना है, कलेक्टिवली देखा जाए तो मेरी ये हो गई पहली लेयर, ये मेरी हो गई यहाँ पे सेकेंड लेयर, और ये है मेरी यहाँ पे थर्ड लेयर। एक और लेयर हमें पढ़ना बाकी है, लेकिन इतना याद रखना कि ये जो मेरी 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर का कलेक्टिवली काम होता है प्रोटेक्शन एंड डिहाइसिस ऑफ एंथर। इतना याद रख लेना आप लोग। दिस 3 लेयर विल हैव अ कलेक्टिव रोल ऑफ माय प्रोटेक्शन एंड डिहाइसिस ऑफ एंथर। ये मेरा काम होता है मेरे 3 लेयर का। सो दिस 3 लेयर विल हैव 2 roles, will have function of protection and helps in the dehiscence of the anther। इतना इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो बता दो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। इफ देयर इज वन थिंग यू, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं वो पार्ट आपके लिए यहाँ पे रिपीट कर सकूं। सो प्लीज इंटरप्ट करके बता दो, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये आपको 3 लेयर यहाँ पे आपको याद रखनी है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर। एंड देन विल टॉक अबाउट द इनर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पे जो हमारी लेयर आएगी वो होगी हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो हमारी यहाँ पे होती है टिपेटम, जो हमारी अगेन होती है सिंगल सेल्ड होती है, बट दैट विल बी माय इनर मोस्ट लेयर। हमारी स्पेशल लेयर होती है क्योंकि ये काफी कुछ करती है जो हमारे प्लांट के लिए काम का होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज योर टिपेटम। अब जब भी मैं बात कर रहा हूँ टिपेटम की, एक चीज पहले वो आप मुझे बताइए कि जितने मेरे सेल्स है मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया के, क्या वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है? Diploid. Diploid. बिल्कुल, सारे के सारे सेल यहाँ पे डिप्लॉयड है। आपका आंसर यहाँ पे सही है। अब याद रखेगा, जब भी हम बात कर रहे हैं टिपेटम की, तो याद रखना टिपेटम कैन बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा टिपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सो दैट मीन्स व्हाट,
इसमें आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। तो समझो अगर ये मेरी लेयर है सेल्स की यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होगा अंदर, आई कैन गेट टू सी मोर देन वन न्यूक्लियस कैन बी सीन। सो दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। टिपेटम इज समथिंग विच कैन बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखना, टिपेटम में मिलता है देखने के लिए आपको डेंस साइटोप्लाज्म। बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टिपेटम को इवन हम कलेक्टिवली कहते हैं एज अ न्यूट्रिटिव सेल। इट इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज माय न्यूट्रिटिव सेल। मतलब ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? पोलन ग्रेन को। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे इसके रोल क्या होता है, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय न्यूट्रिटिव सेल। तो याद रखना टिपेटम आपका होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, और उसके साथ साथ याद रखना कि इनिशियली आपका टिपेटम होता है डिप्लॉयड। इनिशियली योर टिपेटम इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। इनिशियली ये आपका रहेगा डिप्लॉयड, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एंथर ग्रो करता है या आपका एंथर डेवलप करता है, आपका ये डिप्लॉयड कंडीशन आपकी हो जाती है पॉलीप्लॉइड। सो इनिशियली वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन बाद में वो हो जाता है आपका पॉलीप्लॉइडिंग। इन द लेटर पार्ट यू विल गेट टू सी पॉलीप्लॉइडिंग। अब क्वेश्चन ये है कि यार मेरा लेटर पार्ट में पॉलीप्लॉइडी कैसे आती है, या पॉलीप्लॉइडी होती क्या है, ये जानना जरूरी है। कि हमने देखा कि इनिशियली तो ये आपका डिप्लॉयड था, लेकिन बाद में अगर आप इसे कभी आके देखते हो या कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट के बाद अगर आप इसे देखते हो, देन वो डिप्लॉयड नहीं रहता। आपको दिखेगा कि आपका जो टिपेटम है वो आपका हो सकता है 3n हो सकता है, इट कैन बी 4n और इट कैन बी 5n, ये आपका 6n भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आपके बढ़ चुके हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ये डिप्लॉयड है या डिप्लॉयड था, तब इसमें क्या थे? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो, देन इट माइट बी 3n 4n 5n 6n, कुछ भी ये हो सकता है। तो याद रखना इनिशियली वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन बाद में इट शोज पॉलीप्लॉइडी। 2n से अगर कोई भी नंबर ऊपर जाता है, 3n हो या 4n हो या 5n हो, 2n से अगर ऊपर नंबर गया, देन हम एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी। सो दैट्स व्हाट आई विल से ओवर हियर कि मेरा टिपेटम इज नोन टू शो द पॉलीप्लॉइडी। तो अगर ये कभी स्टेटमेंट आती है तो प्लीज याद रखना ये सही स्टेटमेंट है। टिपेटम कैन शो पॉलीप्लॉइडी, दैट मींस उसमें 2n आपको जीनोम नहीं मिलेगा, आपको उससे ज्यादा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। इट इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेट आपको याद रखना है। डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, एंड टिपेटम इज नोन टू शो पॉलीप्लॉइडी। तो ये 3 चीजें आपको टिपेटम के बारे में पहले याद रखनी है, एंड देन यू कैन जंप ऑन टू द कि उसके रोल्स क्या होते हैं। तो क्या ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 टर्म्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब एक मेरी बात सुनिए और मुझे आंसर करिए। आपने मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ह्यूमंस के अंदर कहाँ देखने को मिलती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ह्यूमंस में कहाँ देखने को मिलती है? थोड़ा सा सोच के बताने की कोशिश करिए, आपने 11th में पढ़ा था ये बात। मैं आपको हेल्प करता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं। ये है आपका चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। Muscles. मसल्स, यस, और वो आपके होते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो आपके होते हैं, याद रखना, दे आर आल्सो गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, सो दे आर आल्सो गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, याद रखना। ठीक है, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। अब हम करते हैं क्या? नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द टिपेटम। अभी हम यहाँ पे टिपेटम के रोल देखते हैं, जो सिंपल भी है और समझने वाले भी है। पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, प्रोवाइड नरिशमेंट। प्रोवाइड नरिशमेंट टू योर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, टू योर डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो भी आपके पोलन ग्रेन बन रहे हैं, जो भी आपके माइक्रोस्पोरेंजा के अंदर या आपके जो स्पोरेजिनस टिश्यू है, उसमें जो भी आपके पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उनको नरिश करने का काम होता है टिपेटम का।
मैं पोलन ग्रेन की जगह यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज अ टर्म लाइक अ माइक्रोस्पोर्स। जो वहां पे बनते हैं ना, जो मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, वहां पे बेसिकली आपके माइक्रोस्पोर्स बनाए जाते हैं। सो इन माइक्रोस्पोर्स को बनाने के लिए आप यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करोगे, और वो नरिशमेंट आपका आ रहा है टिपिडम के थ्रू। अब इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा। इतना याद रखना कि टिपिडम का कौन है, टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स, कोई भी आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये करता क्या है बेसिकली, आप मुझे बताओ कि आपकी जो 3 लेयर थी, इसके पहले जो आपकी 3 लेयर थी, उन लेयर में से किसके पास फूड स्टोर करके रखा हुआ था? Middle layer. Middle layer. मिडिल लेयर, राइट। मिडिल लेयर में कौन से सेल में फूड स्टोर करके रखा हुआ था? Parenchyma. राइट। तो याद रखना ये करता क्या है, उस पेरेन्काइमा के अंदर से वो खाने को निकालेगा स्क्वीज करके और भेजेगा टुवर्ड्स योर पर्टिकुलर स्पोरोजिनस टिश्यू के पास। सो दैट इज व्हाट टिपेटम इज नोन फॉर। टिपेटम अपना क्या करता है, आपका फूड जो आपको मिडिल लेयर में रहेगा, वहां से वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उसे वो भेजेगा टुवर्ड्स योर डेवलपिंग पोलन ग्रेन और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। तो उस एरिया में उसे वो भेजेगा ताकि वो खाना वहां पे पहुंचाया जा सके और आपके माइक्रोस्पोर्स स्लैश पोलन ग्रेन्स को आपका नरिशमेंट मिल सके। सो दैट इज व्हाट माय टिपेटम इज नोन फॉर। तो वहां से खाना निकाल के वो आगे आपका पहुंचाएगा यहाँ पे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद अगला रोल इसका ये होता है, it helps in the formation of sporopollenin. Helps in the formation of sporopollenin. Sporopollenin. अब स्पोरोपोलिन क्या होता है, बेसिकली जब आपका पोलन ग्रेन बनता है तो पोलन ग्रेन की एक आउटर वॉल बनती है। जब आपका पोलन ग्रेन बना, समझो आपने ये पोलन ग्रेन बनाया, तो इसके आसपास आपको एक आउटर वॉल मिलेगी, एक आपको आउटर कवरिंग मिलेगी। सो आउटर कवरिंग एक ऑर्गेनिक केमिकल से बनी हुई होती है। सो लेट मी जस्ट मेक अ डिफरेंट कलर। सो अगर आपका ये पोलन ग्रेन है तो उसके आसपास आपको एक आउटर कवरिंग यहाँ पे मिलेगी या आउटर आपको वॉल मिलेगा। दैट आउटर वॉल इज कॉल्ड एज माय स्पोरोपोलिन। सो दिस आउटर वॉल ऑफ योर पोलन ग्रेन, so outer wall of pollen grain will have the presence of sporopollenin. तो जब आप पोलन ग्रेन बनाते हो तो उसके आसपास आप एक आउटर वॉल आप बनाते हो सेपरेटली, और वो वॉल बनी हुई होती है आपके स्पोरोपोलिन से। तो एक आपका केमिकल सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो आपको मिलता है सराउंडिंग योर पोलन ग्रेन। सो दैट इज कॉल्ड एज माय स्पोरोपोलिन। और ये बहुत हार्ड होता है। आज तक कोई एंजाइम मिला नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। कई सारे ऑर्गेनिक एसिड इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, मतलब हाई टेम्परेचर में भी ये पिघलता नहीं है। तो यार इतना स्पोरोपोलिन इज अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, एंड इसके वजह से ही आपके पोलन ग्रेन फॉसिल बन के प्रिजर्व हो पाते हैं। आप अगर कभी कोई बहुत एक मतलब एक्सट्रीम एरिया में जाके, अगर आप जैसे समझो आप एंटार्क्टिका चले गए, अगर आप वहां पे एक्सपीडिशन कर रहे हो, आप वहां पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हो सॉइल का, तो आपको कई बार पोलन ग्रेन मिलते हैं और वो पोलन ग्रेन वायबल होते हैं। और वो पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो अगर उनको कंडीशन सही मिले तो वो जर्मिनेट भी कर पाएंगे, उनमें से पोलन ट्यूब बन पाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन। ये उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है कई बार पोलन ग्रेन्स को। So it is a material which is material resistant to enzymes, organic acid, many organic acid, and even to temperature. तो याद रखना ये आपका बनाता है आपका मेरा यहाँ पे टिपेटम। So टिपेटम will help in the formation of my sporopollenin जो आपको मिलता है on the outer wall of the pollen grain. So that is one thing you have to know. उसके बाद अगली चीज आप यहाँ पे याद रखना, टिपेटम also helps in the formation of your pollen kit. ये इवन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पोलन किट। तो ये भी देख लेते कि यार मेरा पोलन किट यहाँ पे क्या होता है। तो एक चीज यहाँ पे समझिए कि अगर मेरे पास एक पोलन ग्रेन है, अज्यूम दैट आई हैव अ पोलन ग्रेन ओवर हियर, ठीक है, और ये पोलन ग्रेन को ट्रैवल करना है इंसेक्ट के ऊपर बैठ के, और रादर आई कैन से दैट दिस पोलन ग्रेन विल गेट पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट। तो समझो कि इस पोलन ग्रेन को ट्रैवल करना है इंसेक्ट के साथ अटैच होके, मतलब इसे इंसेक्ट लेके जाएगा दूसरे फ्लावर तक। तो इंसेक्ट इसको क्यों ही पकड़ेगा या इंसेक्ट इसके तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? तो वो करना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि वो अट्रैक्ट टू इंसेक्ट इसके तरफ, एंड इट शुड टेक दिस पोलन ग्रेन अलोंग विद इटसेल्फ। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप पोलन ग्रेन बनाते हो, स्पेशली वो पोलन ग्रेन जिसे इंसेक्ट कैरी करेंगे, उन पोलन ग्रेन में आपको क्या मिलेगा? पहली चीज आपको मिलती है आउटर वॉल में एक कलर की लेयर,
सो आपकी जो आउटर वॉल होती है उसे हम करते हैं येलो कलर। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल रहा है कलर। सो येलो कलर जब हम यहाँ पे दे रहे हैं पोलन ग्रेन को, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। अगर कलर नहीं होता तो कोई अट्रैक्ट नहीं होता। सो यहाँ पे आपको जो येलो कलर दिया जा रहा है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टिपेटम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस आउटर वॉल पे हम डाल रहे हैं एक ऑयली सिक्रीशन। इस आउटर वॉल पे हम डालेंगे एक ऑयली सिक्रीशन, या इसे मैं इवन कह सकता हूं एज अ स्टिकी मटेरियल और स्टिकी सिक्रीशन। स्टिकी सिक्रीशन लगाया जाता है आपके आउटर वॉल के ऊपर। याद रखना स्पोरोपोलिनिन तो आपका वहां पे है ही है, बट उसके साथ हम क्या करते हैं, हमने वहां पे कलर डाला, येलो कलर हमने वहां पे डाला, उसके साथ साथ हमने वहां पे डाला एक ऑयली सिक्रीशन और एक और जिसको मैं इवन कह सकता हूं एज अ स्टिकी सिक्रीशन। अब ये जो ऑयली सिक्रीशन होगा मेरे वॉल के ऊपर, वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा पोलन ग्रेन को चिपकने के लिए। किसके ऊपर? इंसेक्ट के ऊपर। तो जब मैं पोलन ग्रेन पे कुछ ऐसी चीजें लगा रहा हूं जिसके थ्रू इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर पाएगा, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय pollen kit formation. So when I say there is a pollen kit formation happening on a pollen grain, that means what? जब भी आपको कोई बोले कि यार pollen kit बनाई जा रही है एक pollen grain के ऊपर, that means what? उसके ऊपर आप एक coloration आप दे रहे हो and उसके साथ साथ यार adding some oily secretion on the pollen grain ताकि उसे insect पकड़ के कहीं दूर तक लेके जा सके। So याद रखना, that is something also done by my tipetum. So tipetum plays an important role in the formation of a pollen kit. तो जब भी आपके सामने pollen kit term आता है, इतना याद रखिए ना कि ये बनाना उन प्लांट्स में जरूरी है, या उन फ्लावर्स के अंदर ये सब करना जरूरी है, या उन पोलन ग्रेन्स में करना जरूरी है जिनके अंदर पॉलिनेशन किया जाएगा वाया इंसेक्ट। सो इन दैट यू हैव टू फॉर्म द पोलन किट। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है देन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, या उस प्लांट में ये सब आपको होते हुए आपको नहीं मिलेगा। क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन इंटरप्ट कर दिया करो, बीच में बोल दिया करो कि सर ये रिपीट करना है, ठीक है? अगर इंटरप्ट नहीं करना है तो बाद में बोल दिया करो कि सर ये रिपीट करना है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे रोल्स फिलहाल देखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन को हम थोड़ा सा और बाद में एक बार फिर देखेंगे, बट इतना रखना कि एक तो ये चीज वो बना रहे हैं यहाँ पे जो आपको मिलती है, इट इज सीन इन द आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, ये याद रखना। प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, पोलन किट बनाता है। और एक और चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, दैट कैन बी एज सिंपल एज योर it releases some enzymes. ये कुछ enzymes भी रिलीज करता है, ये कुछ enzymes भी रिलीज करता है। अभी enzymes का काम करता है ये तुम बाद में ही समझ पाओगे, बट अभी याद रखना कि कई सारे enzymes यहाँ पे आपके रिलीज करेगा, और I would say few enzymes have been released by them. क्या काम होता है we'll understand them later, right? इसमें हम एक दो चीज और यहाँ पे ऐड करेंगे, बट इतना पहले मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, these are the few things which should be very clear to you. So that is something should be known to you. अगर मैं आपसे बोलूं कि टिपेटम में आपको मिलता है ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है, तो क्या मेरी स्टेटमेंट सही या गलत है? Yes, sir. Sir, सही है, बिल्कुल सही है। आई कैन गेट टू सी टेट्राप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड कंडीशंस कैन बी सीन इन माय टिपेटम। क्या टिपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? yes, sir. यस या नो बोलना है तुम्हें, यू जस्ट हैव टू से यस। It is always going to be Yes, sir. multiplicated. Yes, you will find them getting multiplicated all the time. ठीक है? तो ये उसके कुछ कैरेक्टर आपको पहले यहाँ पे याद रखने। You have to know that these are the functions, these are the roles of my tipetum over here. तो याद रखना ये बड़ा ही एसेंशियल है आपके पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए, माइक्रोस्पोर स्लैश पोलन ग्रेन के ग्रोथ के लिए आपके टिपेटम का होना आपका बड़ा जरूरी है। ये जब आपका काम करता है इसके वजह से आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे आपका ग्रो कर पाएगा, और उसको ग्रो कराना, उसको डेवलप कराना बड़ा एसेंशियल है, तभी क्योंकि उसके अंदर ही तो आप मेल गैमेट्स ट्रांसफर करोगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इसका रोल काफी अलग होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम इन तीन लेयर की बात करते हैं, इन तीन लेयर का एक कलेक्टिव रोल होता है। और इन तीन लेयर का क्या कलेक्टिव रोल होता है बताइए जल्दी, व्हाट इज द कलेक्टिव रोल ऑफ दिस थ्री लेयर्स? Sir, protection or defense of Protection. Protection of your like protection of your anther, and that will be second will be dehiscence of your anther. So protective and dehiscence of the anther is a two role I'll be finding collectively इनका रोल होता है, बट तीनों में फर्क क्या होता है प्लीज याद रखना। You can find questions based on this. नीट में कई बार ये जो माइन्यूट डिटेल्स जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जिन पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, और रादर आई शुड से क्वेश्चन नहीं आता है, स्टेटमेंट आती है। वो लोग आपको 4 स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सी गलत है। तो अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट मिडल लेयर इज सिंगल सेल लेयर, देन दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
ये अगर स्टेटमेंट में लिखा है कि एपिडर्मिस इज अ मल्टी सेल लेयर, देन इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए हम वो की पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, और रादर हम उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि आपको वो चीज क्लियर रहे कि कौन है सिंगल लेयर्ड, कौन है मल्टी लेयर्ड, किस में मिलता है पेरेन्काइमा, कौन होता है जिसके अंदर आपको मिलता है फाइब्रस थिकनिंग। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो इतना यहाँ पे याद रखना। टेट्रास्पोरोजिनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रास्पोरोजिनेट? बताओ सोनिया, बताओ क्या मतलब होता है इसका? जिसमें सर फोर जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय टेट्रास्पोरोजिनेट, ठीक है। बायोडाइजेस्ट टर्म इज क्लियर टू यू। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स। अपने हमने इतनी चीज यहाँ पे देखी है, राइट। अगर आप ये पिक्चर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हम कल देखेंगे क्यों इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए, उसमें ही आपके कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। विल सी दैट लेटर। अभी तुम्हें ये 4 चीजें समझनी है। कनेक्टिव किसको कनेक्ट करता है? कनेक्टिव किसको कनेक्ट करेगा? एंथर की सर लोब 2 एंथर की लोब को। राइट, मेरे जो एंथर की लोब्स है उनको कनेक्ट करके रखा मेरे यहाँ पे कनेक्टिव। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीज हमने देखी, विल हैव टू बिल्ड ऑन दिस। इतना पढ़ के आना, इफ पॉसिबल इसके आगे का भी एक बार रेफरेंस लेके आना, तो दैट आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और आगे का नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट इतना पढ़ के आओ, ताकि जब मैं ये चीजें रिपीट करूं देन इट शुडंट फील लाइक एलियन टू दिस टर्म्स, ठीक है। नाउ बिफोर वी रैप अप, वही जाना मत, विल जस्ट डू द अटेंडेंस ऑफ पीपल जिनका रह गया था, विल डू दैट and then we can wrap things up, ठीक है। just give me a minute, रुक जाइए 2 मिनट के लिए आप सब लोग यहाँ पे।